interesting and informative. And I would also like to thank all the organizers, particularly Dr. Yadav and other colleagues. मुझे आती है कि बात दूसरी पिछले 35 साल में मैंने हिंदी में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं की है, तो हिंदी थोड़ी सी खराब हो गई है। एक्चुअली आप लोग तो खैर अभी 12th क्लास में हैं, काफ़ी अर्ली स्टेज में हैं, और मुझे याद आ रहा है कि जब 1980 में जब मैं PhD के लिए BHU गया तो मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी एकदम। और मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सुपरवाइजर ने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया। मैंने उनसे सीधा कहा कि सर मैं रूरल बैकग्राउंड का हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता पाऊँगा आपको कि इंग्लिश में बोल नहीं सकता। कहिए तो ब्लैक बोर्ड पे आपको चल के मैं बता दूँ क्या आंसर्स हैं। वो एक्चुअली बड़े हैप्पी हुए, बोले ब्लैक बोर्ड पे आए। ब्लैक बोर्ड पे काफ़ी देर डिस्कशन हुआ और उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा था तो बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने एक एडवाइस दी मुझे उसी समय। बोले तो ठीक है, नेशनल लैंग्वेज जानना बहुत अच्छी बात है, उसमें बातचीत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस की फील्ड में एक एक्सेप्टेड लैंग्वेज है जो है वो इंग्लिश है। आपको अगर आगे बढ़ना है, डिस्कशन करना है, अपनी रिसर्च कुछ कम्युनिकेट करनी है तो इंग्लिश की जानकारी या बोलना, खासकर इंग्लिश आती तो ज़्यादातर हम सभी को आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन बोलने में हेजिटेशन होता है बस। तो उन्होंने एक एडवाइस दी थी मुझे कि इट्स बेटर है कि यू स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश। उसके बाद धीरे धीरे जो है शुरुआत की, तो सेम एडवाइस आई थिंक आई विल टेल टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी धीरे जब वैकेशंस हों तो उस समय एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें इंग्लिश में मालूम है कि लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं, एक हेजिटेशन होता है, उस हेजिटेशन को ओवरकम करना होता है, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो एक ग्रुप बनाइए और उसमें अपना डिस्कस करिए इंग्लिश में, क्योंकि फ्यूचर में जब आप साइंटिस्ट बनेंगे, आगे जाएंगे, तो एक जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। या हमारी हिंदी इतनी पावरफुल नहीं है जैसे जापानीज है या जर्मन है, या वहाँ सब कुछ साइंटिफिक चीज़ें इंग्लिश में जापानीज में है, वहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी हिंदी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि हम उसे साइंस में पूरी तरह से अप्लाई कर सकें। खैर चलिए आइए आज के टॉपिक पे। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अबाउट लिक्विड क्रिस्टल। आप लोग कितने लोग जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल के बारे में? नहीं, आप लोग अगेन हेजिटेट कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोग लिक्विड क्रिस्टल के बारे में जानते ना हो। ये डिवाइस आप शायद रोज यूज करते होंगे। योर मोबाइल फोन सभी पे होगा, कैलकुलेटर, योर टेलीविजन एट होम, और ये सब भी आप जानते हैं। किसी से भी पूछिए, आपकी बात नहीं, आप अपने घर में किसी भी पेरेंट्स से किसी से भी पूछेंगे तो वो भी कह देंगे ये LCD है। तो लिक्विड क्रिस्टल को LCD के फॉर्म में शायद आप सभी जानते हैं, और आप ही नहीं, सभी लोग कहीं भी विलेज में जाइए, सभी अगर आप उससे कहिए LCD में तुरंत कह देंगे हाँ ये टेलीविजन LCD है या लैपटॉप LCD है, सब कुछ है। तो LCD का अगर फुल फॉर्म से पूछिए तो शायद वो नहीं बता पाए। आप लोग हो सकता बता दें कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज LCD। तो डिस्प्ले तो एक चीज है, डिस्प्ले हो रही है कोई चीज, और लिक्विड क्रिस्टल के थ्रू डिस्प्ले हो रही है, इसलिए दैट वी कॉल्ड इट LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेकिन इन डिस्प्लेज में लिक्विड क्रिस्टल क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का क्या रोल है, इसकी जानकारी रियली अभी बहुत कम है। लिक्विड क्रिस्टल तो चूंकि इस समय लिक्विड क्रिस्टल का नंबर, संख्या जो है वो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, इसलिए LCD सभी जानते हैं। इंडस्ट्री इतनी ह्यूज है, 120 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री पर ईयर है। तो LCD तो सब पूरे वर्ल्ड में फैल गया। बिना LCD के आजकल लाइफ चल ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है। लेकिन LCD
में क्या, कैसे एलसीडी काम करता है, इसमें कहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, ये चीज़ की जानकारी शायद अभी यूनिवर्सिटी के इवन प्रोफेसर्स को तक नहीं है। मैं काफ़ी जगह जाता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में और भी यूनिवर्सिटीज़ में, और उनको भी ये पता नहीं कि वास्तव में एक एलसीडी काम कैसे करता है। तो आज की इस टॉक में जो कहीं भी आपको कोई डाउट हो, किसी समय आपको पूछ सकते हैं, क्वेश्चन है, कोई ऐसा हेजिटेशन नहीं है कि बाद में ही क्वेश्चन पूछना है, किसी समय भी आप पूछ सकते हैं मुझसे क्वेश्चन। तो आज की इस टॉक में सबसे पहले जो है हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन, आई विल गिव ए बेसिक इंट्रोडक्शन एंड ओके, लेट मी सी हाउ डज इट वर्क। अच्छा, ठीक, हाँ, तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन देंगे जो वेरी फंडामेंटल, लिक्विड क्रिस्टल बेसिक साइंस क्या है इसके बारे में बताएंगे, क्या क्लासिफिकेशन है, जैसे दो तरह के लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, थर्मोट्रॉपिक, लायोट्रॉपिक, तो फोकस थर्मोट्रॉपिक पे होगा, उनका हिस्ट्री, और ये सब जानने के बाद थोड़ा सिंथेसिस के ऊपर आएंगे, जहाँ थोड़ा डाइवर्ट होंगे, कैसे लिक्विड क्रिस्टल बना सकते हैं और कैसे आइसोलेट कर सकते हैं नेचर से वो चीज़, और फिर उसके बाद हम आएंगे कि एक डिस्प्ले जो है वो एलसीडी कैसे काम करता है एक्चुअली में, क्या कहाँ पे जो उसमें लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैसे कोई डिस्प्ले, आज हम ये डिस्प्ले यूज हो रहा है वो कैसे काम करता है। उसके बाद थोड़ा सा लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के बारे में आएंगे, और समय मिलता है तो हम डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, एक स्पेशल लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो कि मेरा रिसर्च फील्ड है, जिसमें मेरा रिसर्च है पिछले काफ़ी सालों से, और हमारे करीब 200 पेपर है इस टॉपिक के ऊपर। तो अगर संभव हुआ तो थोड़ा सा एक जस्ट फ्लेवर आई विल गिव यू दैट, एंड द पॉसिबिलिटी लिक्विड क्रिस्टल्स की डिवाइसेस जैसे सोलर सेल में कहाँ हम उसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द वेरी बेसिक। आप लोगों ने साइंस जो है शायद मेरे ख्याल से स्टडी क्लास में शुरू किया था, 6th से और 7th से साइंस, 6 हाँ, हम लोगों के टाइम में जो हम लोग थे तो साइंस क्लास 9 से शुरू होती थी, साइंस 8th तक साइंस नहीं होती थी। क्लास 9th में जो है पहला साइंस, जो लोग साइंस लेना चाहते थे वो साइंस में जा सकते थे, जो आर्ट्स में या बाकी सब्जेक्ट में जाते थे वो आर्ट्स में सकते थे। तो क्लास 9 में जो सबसे पहली चीज हम लोगों को साइंस में पढ़ाई जाती थी वो स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोगों को भी पढ़ाई गई है? कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाई गई थी उस समय? 3। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही, हमको भी वही 3 ही पढ़ाई गई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। और उसके बाद इनकी डेफिनेशन भी सबसे पहले क्लास 6 में जब आपको बताई गई होगी, तो जिसे हम क्लासिकल डेफिनेशन कहते हैं कि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो है वो हाँ, और लिक्विड में जो है वो सेफ कंटेनर का ले लेते हैं, और गैस में जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद शायद जब क्लास 12th में आप आए होंगे तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन वंडर वाल इंटरेक्शंस के बेसिस पे बताई गई होंगी, जिसमें ये कहा गया होगा कि सॉलिड में वंडर वाल इंटरेक्शंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई इंटरेक्शन और वंडर वाल इंटरेक्शंस बहुत होते हैं, इसलिए वो रिजिडली पैक होते हैं, मोबिलिटी नहीं होती उनमें। लिक्विड में वंडर वाल इंटरेक्शंस थोड़े कम होते हैं, इसलिए उनमें मोबिलिटी होती है और वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं, और गैसेस में वंडर वाल इंटरेक्शंस बहुत पुअर होते हैं, इसलिए जो है सब में फैल जाते हैं। तो ये तो क्लासिकल स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 2 और स्टेट्स जो है सामने आई। एक जो है वो प्लाज्मा स्टेट है, शायद कुछ लोग जो मेरे ख्याल से अच्छे कॉलेजों से उन्होंने शायद पढ़ाया भी हो। प्लाज्मा स्टेट जो आयनाइज्ड गैस होती है, ये इनको प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा भी यूज होते हैं डिस्प्ले वगैरह में। तो एक स्टेट तो ये आई, और जो लोग प्लाज्मा पे काम कर रहे थे उन्होंने भी इसको जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर कहा, क्योंकि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और स्टेट सामने आई, वो है लिक्विड क्रिस्टल स्टेट, दैट इज इन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो जो लोग लिक्विड क्रिस्टल पे काम करते हैं वो इसको जो है 4th स्टेट ऑफ मैटर, दोनों ही कंसीडर्ड एज ए 4th स्टेट ऑफ मैटर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो इस लिक्विड क्रिस्टल
स्टेट के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि लिक्विड क्रिस्टल स्टेट जो है वो क्रिस्टलाइन स्टेट, जहां पे मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई ऑर्डर बट प्रैक्टिकली नो मोबिलिटी, वेरी हाईली जैम पैक्ड मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल मोबिलिटी नहीं है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अगर आपको पता है एक मॉलिक्यूल की पोजीशन पता है तो आपको सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आप जान सकते हैं, क्योंकि हाईली ऑर्डर्ड सिस्टम है। लिक्विड में कोई ऑर्डर नहीं होता है, बहुत ही लिटिल ऑर्डर होता है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो शीयर फ्लो होता है इसकी वजह से, क्योंकि वंडर वाल इंटरेक्शंस बहुत कम होते हैं। तो इन दोनों की स्टेट में जो है स्टेट होती है, इसलिए हम उसे मीजोफेज कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो ये स्टेट जो है वो लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है, जिसमें बोथ ऑर्डर और मोबिलिटी होता है। मॉलिक्यूल्स में जो प्रॉपर्टी क्रिस्टल की भी होती है और लिक्विड की भी होती है। तो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी जैसे वायर फ्रिंजेंस है और एनाइसोट्रॉपी है, ये सब क्रिस्टल की होती हैं, जबकि मॉलिक्यूल सिस्टम जो है फ्लो कर सकता है, तो मोबिलिटी भी होती है। तो इसकी वजह से जो बोथ ऑर्डर और मोबिलिटी होने की वजह से दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनी डिवाइस एप्लीकेशन। एक्चुअली ऑर्डर एंड मोबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर आल्सो। जो मदर नेचर है, जितने ज्यादातर फंक्शन जो है इस प्रॉपर्टी की वजह से करते हैं, यहाँ मॉलिक्यूल सेल्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में जो इंटरेक्शन होते हैं या बहुत से होते हैं फंक्शन होते हैं, वो ऑर्डर एंड मोबिलिटी के फंक्शन पे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टेट है, और ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल स्टेट ऑफ मैटर, ऐसा नहीं है कि बीच की स्टेट है, तो ये बहुत ही स्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर है। आइए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन से। तो जो मोस्टली लिक्विड क्रिस्टल है वो ऑर्गेनिक मटेरियल मोस्टली, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनोमेटिक वो भी लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन बहुत कम। प्राइमरली जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ऑर्गेनिक में आपने जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मोनोमर कहते हैं, डाइमेरिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और बड़े मॉलिक्यूल जैसे पॉलीमर वो भी होते हैं। तो कोई भी मॉलिक्यूल वेदर मोनोमर, डाइमर, ओलिगोमर और पॉलीमर, दे कैन शो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी। लेकिन मुख्य रूप से जो है प्राइमरली जो है वो मोनोमरिक और स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी पे काम किया गया है। एक और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी कैसे गवर्न होती है, हाउ वी गेट द लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी। तो अगर लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी एक ऑर्गेनिक मटेरियल को अगर हम किसी सॉल्वेंट में डालें और लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी मिलती है, तो उसको लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं, और ये सॉल्वेंट मेनली जो है वाटर होता है। तो इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। इसके बारे में मैं बाद में अभी बताऊंगा थोड़ा सा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो मेन टॉक है वो है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल पे, और इसका मतलब है कि जो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी हैं वो प्राइमरली हीटिंग और कूलिंग की वजह से, किसी सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं और कूल कर रहे हैं और उससे लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी आ रही है, तो उनको जो है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। इसके बाद एक और तरीका है उनको डिफाइन करने का, क्लासीफाई करने का, कि किस तरह के मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी दे रहे हैं। क्योंकि एक सेम एनाइसोट्रॉपी ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लिक्विड क्रिस्टल। तो मॉलिक्यूल्स जैसे रॉड लाइक हैं या डिस्क लाइक हैं, तो इसके बेसिस पे जो है हम लिक्विड क्रिस्टल को क्लासीफाई कर सकते हैं। और तरीका यह है कि किस तरह के फेसेस, बिकॉज लिक्विड क्रिस्टल फेस है, किस तरह के फेस वो जो है शो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे लिक्विड क्रिस्टल क्लासीफाई कर सकते हैं। Okay, so just to show you what are the shape means. Okay, so these are like rod-like molecules where length is much higher than the width, or disc-like molecule where the length is lesser than the width. Or there is another type which is having both as a bent core, bent system like a banana type of system. They can show liquid crystal property. तो currently लगभग 1 लाख जो है molecules are known to show liquid crystal property. Mostly they are rod-like or rod-shaped, but there are small molecules like disc-like or bent core. They are also small molecules. डिस्कवरी की बात करते हैं।
ओके, तो इस डिस्कवरी का जो बहुत सी डिस्कवरी जैसे आप जानते हैं बाई चांस होती है साइंस में, अचानक हम कुछ देख रहे हैं, कुछ दिखाई दे जाता है। तो साइंटिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो केवल फोकस नहीं, वो देखता है, उसका विजन जो है वो इतना होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम क्या देख रहे हैं, अचानक जो है बहुत सी चीज दिखाई जाती हैं, सामने आ जाती है रिसर्च में। तो वही एक्चुअली हुआ when Austrian botanist Reniger, he was botanist, so he was isolating cholesterol from plants. प्लांट्स में से कोलेस्ट्रॉल निकाल रहे थे वो और उसकी प्रॉपर्टी देख रहे थे। उस समय मतलब इस तरह की रिसर्च होता था। 1888, I forgot the year, I think. Yeah, this is the story of 1888, more than a century, 1888 की बात। तो उन्होंने जो है ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट आइसोलेट किया और इसका मेल्टिंग पॉइंट आप जानते होंगे, आप लोगों को भी बताया गया भाई, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, हर कंपाउंड का एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है और कंपाउंड की प्योरिटी के बारे में जो है वो डिफाइन करता है, क्योंकि इट मस्ट बी वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अगर कंपाउंड प्योर है देन इट विल गिव्स ए वेरी क्लीन एंड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जब इसका मेल्टिंग पॉइंट ले रहे थे तो बड़ा अजीब दिखाई दिया उन्होंने कि कंपाउंड मेल्ट्स एट अराउंड 145 टू ए क्लाउडी लिक्विड, और उसके बाद इस क्लाउडी लिक्विड में वो 178 तक रहता है और 178 में वो रियल आइसोट्रॉपिक लिक्विड बन जाता है। तो दैट वाज वेरी अनयूजुअल, क्योंकि नॉर्मल इफ यू एक मेल्टिंग पॉइंट, एक कंपाउंड हैव ए शार्प फ्रॉम क्रिस्टल, इट गोज डायरेक्टली टू आइसोट्रॉपिक लिक्विड। तो उनकी ये समझ में नहीं आया, क्योंकि नॉर्मल अगर ये आदमी सोचेगा कि प्रोबब्ली कंपाउंड इम्प्योर है, तो ऐसा नहीं हुआ। ही वाज वेरी श्योर दैट इट कंपाउंड इज वेरी प्योर। तो जब उनकी समझ में नहीं आया, तो साइंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोई चीज़ अगर ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ आता है, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो दूसरे से हेल्प ले लेना चाहिए। तो उन्हें ये तो नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें ये पता था कि जर्मनी में एक फिजिसिस्ट हैं जो इस तरह के क्रिस्टल बिहेवियर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उनकी हेल्प ली एंड ही वाज द पर्सन वाज ओटो लेमैन इन जर्मनी, who was working on the crystal structures and those things. He had, उनके पास पोलराइजिंग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप था। तो उन्होंने बहुत सारी स्टडी की और उसके बेसिस उन्होंने कहा कि ये एक नया स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसे डिफरेंट देन क्लासिकल सॉलिड एंड लिक्विड। तो उन्होंने कहा कि जिसमें क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी है और लिक्विड की प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूल्स आर शोइंग बायरफ्रिंजेंस, एट द सेम टाइम इट इज हैविंग द फ्लूइडिटी। तो उन्होंने इसका नाम दिया फ्लूइड क्रिस्टल, जो कि बाद में बन गया लिक्विड क्रिस्टल। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे कोई चीज नई आती है सामने, तो उसके बाद लोग कहते हैं अरे ये तुमने भी देखा था यार, कभी रात में कोई सितारा देख लेते हैं, बहुत से लोग देखते हैं बहुत चमक रहा है, देखा इग्नोर कर दिया, दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया कि वो ये नया सितारा आया था आज रात में, तो आप कहते हैं अरे हमने भी देखा था यार ये तो है। तो वही चीज़ ये होती है कि बहुत से समय जो है चीज़ें नई चीज़ दिखाई देती है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो बाद में भी ऐसा हुआ कि जब ये डिस्कवरी रिपोर्ट हो गई तो लोगों ने कहा नहीं ये तो हमने भी देखा था, 1850 में हमने हमने देख लिया था, ये तो बायोलॉजिकल सैंपल्स में सेम चीज़ देखी गई थी। तो डिस्कवरी के लिए इम्पोर्टेंट है कि साइंटिस्ट को अपना ब्रेन, आई सब कुछ ओपन रखना चाहिए और हमेशा रीजनिंग सोचना चाहिए। कोई भी जो चीज़ दिखाई दे रही है तो उसके बारे में सोचना ही चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई। अगर कुछ अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर रीजनिंग करनी चाहिए, समझना चाहिए, पूछना चाहिए लोगों से। एक अनयूजुअल चीज़ देखी है तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। So in true sense, a discoverer is the scientist who recognizes the meaning of a new work, performs a new experiment to show that the true meaning in an unambiguous way. तो इसलिए जब तक अगर वो नहीं करेंगे तो आप रियली डिस्कवरर नहीं कहलाएंगे, डिस्कवरी का क्रेडिट किसी दूसरे को चला जाएगा जिसने ये काम किया है। तो इस सेंस में जो है ट्रू डिस्कवरर ऑफ क्रिस्टल के लेमैन एंड थेरेसा को दिया गया। ओके, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो शुरू में जैसे भी कोई भी रिसर्च हो, कोई भी नई चीज हो, तो यूजुअली लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। देयर आर ऑलवेज क्रिटिक्स, पीपल से ओह इट्स ऑल जंक, दिस दैट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू आर हैविंग सम न्यू डिस्कवरी और समथिंग, इट इज रियली डिफिकल्ट फॉर पीपल टू से दैट यू हैव सम डिस्कवरी। तो शुरू में जो है इसको
इनके साथ भी यही हुआ, शुरू में कोई इनको मानने को तैयार नहीं था, और ये बाई चांस कुछ कंपाउंड, क्योंकि उस समय नेचुरल प्रोडक्ट पे ज़्यादा काम होता था, प्लांट से प्रोडक्ट आइसोलेट करना, ये तो कुछ बाई चांस कंपाउंड आ जाते थे, उसको वो कहते चलो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं, तो वही मेन चीज़ थी। तो बहुत कम कंपाउंड 1900 तक निकले, हार्डली 15 कंपाउंड दिखाई दिए। लेकिन उसके बाद एक जर्मन केमिस्ट थे फोरलैंडर, इन्होंने रियली बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिस्टमेटिक काम किया। इन्होंने इस पीरियड में 1935 में इन्होंने सिस्टमेटिकली जो है कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करना, डिजाइन और सिंथेसाइज करना, बनाना शुरू किया, और उनकी लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी चेक की, जिसे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी रिलेशनशिप कहते हैं। और इन्होंने जो है रूल्स फ्रेम करने शुरू किए कि किस तरह के कंपाउंड जो है लिक्विड क्रिस्टल शो कर सकते हैं आफ्टर मेकिंग रियली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। और वो इस कंक्लूजन पे निकले कि जो लिक्विड क्रिस्टल कंपाउंड वही शो कर सकते हैं जिसमें शेप एनाइसोट्रॉपी है, और मॉलिक्यूल की लेंथ जो है उसकी विड्थ से जो है कहीं ज्यादा हो, वो कंपाउंड जो है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो रफली 1960 के आसपास तक कोई खास रिसर्च इसमें हुआ नहीं, जो लोग कुछ काम कर रहे थे मतलब ठीक है बाई चांस है। लेकिन अराउंड 1960 ऑल्सो द फर्स्ट इंडिकेशन केम कि ये कंपाउंड जो है वो डिस्प्ले में काम आ सकते हैं। RCA कंपनी थी अमेरिका की, उन्होंने कहा कि ये जो है मटेरियल्स जो है वो डिस्प्ले में यूज हो सकते हैं। उसके बाद ऑब्वियसली क्योंकि डिफेंस और बहुत सारी इंडस्ट्री जो है इसमें उन्हें इसका पोटेंशियल समझ में आया, फिर जो है ऑब्वियसली लोग इन्वॉल्व हुए और बड़ी तेजी से काम हुआ। लोगों ने इंडस्ट्री में पैसा इन्वेस्ट किया और 1 लाख कंपाउंड से ज़्यादा उसके बाद तेजी से डेवलप हुए, और जो है ये फील्ड जो है बड़ी तेजी से डेवलप हुई उसके बाद। ओके, लेट्स कम टू अनदर डिस्कवरी। सो फ्रॉम 1888 से लेकर 1977 तक ये बिलीव रहा कि ओनली रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स, जो बताए गए थे कि ओनली रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। लेकिन 1977 में हमारे कोलीग थे, हमारे सीनियर कोलीग चंद्रशेखर, हमारे इंस्टीट्यूट की बात है, की बात है, और उन्होंने हमें इनके साथ काम करने का काफ़ी मौका मिला। बड़े अच्छे साइंटिस्ट थे, मतलब तो नहीं है, नो मोर रीच। तो इन्होंने ये कहा कि इट्स नॉट रियली ट्रू, द डिस्क लाइक मॉलिक्यूल्स लाइक दिस they can also show liquid crystal property, the property substituted, और इनकी प्रॉपर्टी जो है क्लासिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं इनसे टोटली डिफरेंट है। तो ये जो है ये कंपाउंड्स कहलाए डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, जिस पे मैं अभी भी काफी रिसर्च कर रहा हूँ। एक तीसरी डिस्कवरी जो है वो आई 1994 में जापानीज ग्रुप से। ये रियली डिस्कवरी तो नहीं थी, क्योंकि ये कंपाउंड जो 1920 में फोरलैंडर ने बनाया था, सेम कंपाउंड। हाँ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि इस तरह के अगर जो है मॉलिक्यूल्स हैं जो कि प्योर स्ट्रेट नहीं है बल्कि बेंट हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी है वो टोटली डिफरेंट होती है। ये कंपाउंड क्या होते हैं कि फेरोइलेक्ट्रिसिटी जो है शो करते हैं। फेरोइलेक्ट्रिसिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो only chiral compounds can show ferroelectricity because of polar product in physics। तो ये कंपाउंड वो थे जो जिनमें कोई कायरल ग्रुप नहीं था, कायरलिटी नहीं थी, लेकिन ये कायरल प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट थे मतलब मटेरियल साइंस में। तो इसलिए कंसीडर दिस इज आल्सो कंसीडर्ड एज ए डिस्कवरी ऑफ बेंट कोर ऑफ बनाना लिक्विड क्रिस्टल। ओके, लेट मी स्टार्ट टॉकिंग विद द रॉड लाइक मॉलिक्यूल। तो रॉड लाइक मॉलिक्यूल में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली वी हैव ए मॉलिक्यूल्स, जनरली देयर आर 2 पार्ट्स, एक तो रिजिड पार्ट होता है और एक फ्लेक्सिबल पार्ट होता है। तो रिजिड पार्ट ज्यादातर इस तरह की बेंजीन रिंग्स को जो आपस में लिंक करने से आता है, या तो डायरेक्टली लिंक कर देते हैं या थ्रू सम एटम, और फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो जनरली एलिफेटिक चेन से आती है, जैसे एल्किल हैलाइड। तो इस हर मॉलिक्यूल्स में जनरली ये 2 पार्ट होते हैं, एक तो रिजिड पार्ट जो कि क्रिस्टलाइन नेचर जिससे आती है, और जो फ्लूइडिटी आती है वो एल्किल चेन से आती है। तो इनका कॉम्बिनेशन बेसिकली जो है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी देता है। और ये जो है जनरली 3 तरह के होते हैं, एक तो न्यूमेटिक फेस शो करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कोलेस्ट्रिक जो कि कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक सिमेट्रिक जैसे सोप लाइक मॉलिक्यूल्स जो है वो ये सिमेट्रिक फेस शो करते हैं।
Okay, so now talk about what happens in a thermotropic liquid crystal. Liquid crystal property कैसे आती है? तो जैसे I told you, in a solid state, the molecules are jam-packed. All the molecules in the system are highly packed. There is no mobility in the system. When we start heating, these molecules start rotating on the axis like this. Okay, so this rotation first starts. This rotation is very fast. Okay, so this rotation is started first when we started heating a crystalline structure. So this state is called the plastic state. This is basically plastic state. अभी इस स्टेट को फर्दर अगर हीट करें तो क्या होते हैं कि अदर मोशन, तो ये मोशन तो चल ही रहा है, इसके अलावा ये मोशन शुरू हो जाते हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. Molecules are having this motion as well as this motion and this motion, all the three type of motion. लेकिन अभी भी molecules are still in order. They are not losing their positional order and orientational order. वो अभी भी layers में है और जो है वो orientation भी उन सबका एक ही डायरेक्शन में जैसे क्रिस्टल में होता है. तो ये जो है ट्रू लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट होती है, इसे सिमेट्रिक फेज कहते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में है, लेयर ऑर्डर है और पोजिशनल ऑर्डर है और ओरिएंटेशनल ऑर्डर सेम ऑर्डर में है. ओनली मोबिलिटी कमिंग बिकॉज ऑफ द रोटेशन इन दिस एक्सिस, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन. तो ये लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट है. अब अगर फर्दर अगर इसको हीट करें इस स्टेट को, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट को, तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ये पोजिशनल ऑर्डर है वो खत्म हो जाता है और मॉलिक्यूल्स जो है केवल ओरिएंटेशनल ऑर्डर है. अभी ओरिएंटेशनल ऑर्डर अभी बना है, पोजिशनल ऑर्डर जो लेयर्स का था वो खत्म हो गया और ये जो है न्यूमेटिक फेज कहलाता है. अगर फर्दर हीट करें तो मॉलिक्यूल्स जो है ये ओरिएंटेशनल ऑर्डर भी खत्म हो जाता है, दे आर रैंडमली मूविंग ऑल अराउंड. सो दिस बिकम्स द ट्रू आइसोट्रोपिक लिक्विड. So to go from crystal to liquid, it passes through these positions. So these are the true liquid crystalline state, where molecules having both order and mobility. Same thing happens when you cool the system. So these are some of the molecules you can see, like a typical some molecule, liquid crystalline rod-like molecules, where we have the a rigid system and flexible system. So I can just show you some synthesis, because I think many of you may be studying the chemistry. Most of you may be in the chemistry. So from chemistry point of view, these molecules are rather very simple, because suppose you have this molecule, you can easily design. You have in the design, you say this is the rigid part, this is the flexible part, so we can easily get this compound is expected to show liquid crystal property. तो सिंथेसिस, जनरली सिंथेसिस हम लोग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस से करते हैं. तो आप सभी जानते होंगे ये क्या बेसिकली एस्टर लिंकेज है, और एस्टर लिंकेज जो है हम आराम से एक एसिड होगा एक फिनॉल होगा तो इसको बना सकते हैं वेरी इजीली. तो जैसे आप इसको यहाँ से कट करेंगे, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कहते हैं. बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द ग्रीन केमिस्ट्री, our government is also saying okay, use green India, green chemistry, everything. So chemists are also thinking to do a lot of. So about a decade ago, there was a lot of efforts to do green chemistry. So we also thought, why not to apply this green chemistry in the field of liquid crystal. So I will just give a brief things about the green chemistry, how we really design the molecule, or how we can apply this green chemistry to the synthesis of liquid crystal. ठीक है, तो ग्रीन केमिस्ट्री आज हमारे ख्याल से आप सभी लोग सोच सकता है जानते हो. ग्रीन केमिस्ट्री इज ए केमिकल फिलॉसफी encouraging the design of products and process that reduces or eliminates the use of and generation of hazardous substance. किसी भी तरह से अगर हम कुछ पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे कुछ और हो, that is all basically green. तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में शायद बहुत आई थिंक okay, so this is a typical chemistry nobody like now this in fact chemistry, because it's a lot of sticking and pollution and all these things. It's really means we really like to use facilities. We are sitting in this room, we are having electricity, air conditioning, but we never हम लोग ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कितना pollution develop हुआ है आज
इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कितना पॉल्यूशन हुआ है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। हाँ, तो लेकिन अब लाइफ तो यूज टू हो गई है मॉडर्न, उसके लिए तो पॉसिबिलिटी यही है कि भी किसी तरह से जो है इन चीज़ों को पॉल्यूशन कम करके जो है बनाया जा सके। तो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गोइंग, जापान, जर्मनी, हमारे ख्याल से इंडिया में अभी इंडस्ट्रियल ग्रीन केमिस्ट्री अवार्ड शायद अभी कुछ साल पहले शुरू हुआ है। तो इस तरह के अवार्ड से निश्चित रूप से इंकरेज होते हैं लोग कि कुछ ग्रीन केमिस्ट्री का काम करें। ऑफ कोर्स टू नोबेल प्राइज आल्सो केम इन द ग्रीन केमिस्ट्री एरिया। वन वाज इन 2005 which Nobel Prize Committee read. This presents a great step forward the green chemistry, reducing the potentially hazardous waste through smart production. This was on metathesis, how we can do the metathesis in the chemical reaction to reduce the chemicals. Another award, I think, it came in 2000. Nobel Prize came in 2007. One of the Indians was also involved in this, Rich Pachori, I think. So this was so such type of awards really encourage the field of green chemistry too much. So we know that green chemistry is essentially have बहुत सारे एडवांटेज, सिंपल है, अवॉइड वेस्ट अवॉइड करता है, नॉन टॉक्सिक है, एटम एफिशिएंट, सेफ, सब्सटेंशियल, इकोनॉमिक, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिव वे हैं केमिकल रिएक्शन, खासकर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, बाकी तो नहीं है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो है किस तरह से ग्रीन केमिस्ट्री अप्लाई कर सकते हैं कंपाउंड सिंथेसाइज करने में। तो वन इम्पॉर्टेंट इज वी कैन यूज द माइक्रोवेव असिस्टेड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। वी कैन डू रिएक्शन इन आयोनिक लिक्विड्स व्हिच आर ग्रीन। We can use the supercritical fluid like CO2 extraction, a biochemical reaction, or many. There are several. A lot of things are here. We can do green chemistry by many different ways because we are basically want to reduce the pollution. Okay, so one of the important thing जो है वो है microwave assisted synthesis. So I will talk only little bit on these things. So this is microwave. I think all of you must have used in the house. Okay, simple microscope, or we can make the microwave reactor. This is a semi-automatic, or we can have now purely automatic microwave reactor where we can do the reaction. So let's take some example. So some examples like alkylation. आपके पास अगर फिनॉल है और आप फिनॉल ईथर अगर बनाना चाहते हैं तो शायद आपने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ा ही होगा। एल्किल हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे बेस के साथ तो ईथर बनते हैं। तो ये क्लासिकल रिएक्शन है जिसमें एक फिनॉल या अल्कोहल को जो है एल्किल हैलाइड के साथ एरोमेटिक या उसके साथ अगर हम बेस और सॉल्वेंट के साथ हीट करें तो जो है रिएक्शन जनरली इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स रिफ्लेक्स कंडीशन। So that is not really green because if you use the microwave then we can do this reaction just in 1 minute. So this is really lot of energy saving. केवल 1 मिनट के अंदर जो है रिएक्शन हो जाता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बहुत सी रिएक्शंस लाइक इफ वी हम अगर फिनॉल को एरोमेटिक हैलाइड से कंडेंस करें तो वी नीड पैलेडियम कैटलिस्ट, विदाउट दैट रिएक्शन डजंट गो। So we can avoid the catalyst also, very expensive catalyst. So this is the reason why we call this a green reaction. Similarly, this is also another very important reaction, Sonogasera reaction, where we have a carbon coupling between aryl halide and acetylene with palladium catalyst to get this compound, which is precursor बहुत सारे ड्रग्स इंटरमीडिएट के लिए होता है। तो माइक्रोवेव हीटिंग में वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि ना एक तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है और दूसरे कभी जो एक्सपेंसिव कैटलिस्ट होते हैं जैसे पैलेडियम और ये इनकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए माइक्रोवेव हीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, दीज आर द सम अदर रिएक्शन लाइक सिप्स बेसिस। यू टेक एल्डिहाइड, यू रिएक्ट विद अमीन, you get the Sips base, so a water is formed. So generally separation of water is difficult, but in the microwave very little water formed and the Sips base you can isolate very easily. Well, I will not go much detail, so I will just come to the how we can make, कैसे liquid crystal में हम इसे कहाँ use कर सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो ये हम लोगों का ही वो काम था कि जिसमें हम लोगों ने कहा कैसे जो है माइक्रोवेव को लिक्विड क्रिस्टल सिंथेसिस में यूज कर सकते हैं।
तो ये एक लिक्विड क्रिस्टल है, क्लासिकल लिक्विड क्रिस्टल है, साइनोवाइफ ने, एल्कोक्सी साइनोवाइफ है, ये डिस्प्ले में यूज होता है, जितने भी डिस्प्ले हैं इसमें ये कंपाउंड होता है एल्कोक्सी साइनोवाइफ ने। तो ये एक एल्किल हैलाइड यूज हो रहा है, बेस यूज हो रहा है, एक सॉल्वेंट यूज हो रहा है और हीटिंग यूज हो रहा है, ये बेसिक कंडीशन है। तो आप लोगों ने अभी आपकी क्लास में पढ़ा होगा, हमेशा एक रिएक्शन होती है, स्टार्टिंग मटेरियल, प्रोडक्ट, एक एरो, उस एरो के ऊपर कंडीशन लिखी होती है, ठीक है। तो ये एरो की कंडीशंस जो है ज्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको जब भी आप पढ़ें तो सबसे पहले इस पे ध्यान रखें कि एरो के ऊपर क्या लिखा होगा, क्योंकि वो एरो की कंडीशन को लाने में ही साइंटिस्ट का सारा समय मिलता है। स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट तो पता है, ज्यादातर हम भी क्लास में होते थे, रट लेते थे कि हाँ भाई ये स्टार्टिंग मटेरियल, ये प्रोडक्ट बन गया, एरो के ऊपर भूल जाते थे क्या लिखा हुआ है। तो एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि सारा समय साइंटिस्ट का इस बात पे लगता है कि वो कंडीशन क्या है जो एरो के ऊपर आई है। तो जैसे वो अभी मैं ये आपको एक एग्जाम्पल, केवल एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा कि ये जो एरो के ऊपर जो हमने कंडीशन से लिखी हुई है, ये कंडीशन से लिखी हुई है, बेस, सॉल्वेंट और हीटिंग, ये कैसे जो है अप्रोच होती है। ओके, तो ये रिएक्शन थी। वी हैव ए फिनॉल जिसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एक एल्किल हैलाइड हमने ले लिया इंटरमीडिएट उसका, और अब हमको सेट करना पैरामीटर की बेस क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए और हीटिंग सोर्स क्या होना चाहिए, वाइट माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि ना ओके, एक रैंडमली एक सिस्टम ले लिया और माइक्रोवेव पावर और टाइम के ऊपर रिसर्च की। तो सेम रिएक्शन किया, डिफरेंट माइक्रोवेव पावर और डिफरेंट टाइम, लाइक 360 वाट, 600 वाट, 800 वाट एंड सो ऑन, और 30 सेकंड, 1 minute, and 1 minute is generally sufficient in microwave, so we don't go to more than 1 minute because reaction again get charred. तो यहाँ पे ये देखा कि 360 वाट पे 30 सेकंड में 80% हीट मिलती है, जबकि 360 वाट पे 1 मिनट में 98% हीट मिलती है। 600 वाट पे 30 सेकंड में ही जो है रफली 98% मिल जाती है, बाकी कम है। तो इससे जो है इस कंक्लूजन पे निकले कि या तो 360 वाट या 600 वाट और 1 मिनट या 30 सेकंड, पर्टिकुलरली 1 मिनट रिएक्शन जो है ये जो है सबसे फायदे। उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि सॉल्वेंट चूज करना है। बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं रिएक्शन में, वी कैन पुट एनीथिंग, इट्स नॉट ओके वी कैन पुट एनीथिंग। तो उसके लिए हमने सोचा कि लाइए चेक करते हैं। तो क्लासिकल सॉल्वेंट होते हैं जैसे एन-मिथिल पायरोलिडीनोन, NMP कहलाता है, डाइमिथिल सल्फोक्साइड, डाइमिथिल फॉर्मामाइड, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल और बहुत सारे जितने तमाम सॉल्वेंट होते हैं। तो डिफरेंट सॉल्वेंट में जो है ये रिएक्शन ट्राई की अंडर द सेम कंडीशन, 360 वाट, 600 वाट, 1 मिनट और 30 सेकंड, और इससे जो यील्ड मिली उसको देखने से ये लगा कि हाँ भाई ये जो 98% है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब जो है सॉल्वेंट जो है वो एन-मिथिल पायरोलिडीनोन जो है सबसे अच्छा सॉल्वेंट है इस रिएक्शन। लोगों ने ट्राई किया सीजियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, NaOH, OH एक्सेट्रा। सॉल्वेंट ऑलरेडी फिक्स, माइक्रोवेव पावर वी हैव ऑलरेडी फिक्स, टाइम वी हैव ऑलरेडी फिक्स। तो अभी जो बेस देखा तो ये देखा कि सीजियम कार्बोनेट में जो है सबसे ज्यादा हीट आती है और पोटेशियम कार्बोनेट में थोड़ी कम आती है, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट जो है मच चीपर देन सीजियम कार्बोनेट। तो या तो पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, अगर पैसे की कमी नहीं है तो सीजियम कार्बोनेट ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ओके, फाइनली वी थॉट ओके ये जो कंडीशंस हमें मिल गई एरो के ऊपर, सीजियम कार्बोनेट बेस मिल गया, सॉल्वेंट NMP मिल गया, टाइम मिल गया, माइक्रोवेव पावर मिल गई, तो ये देखा कि ये कितने RVR के लिए जो है पॉसिबल है। तो डिफरेंट RVR ट्राई किए, लाइक C8, C9, C10, 11, 12 स्टार्टिंग फ्रॉम C2, और ये देखा कि लगभग सभी के लिए है जो है ये RVR काम, ये रिएक्शन कंडीशन काम करती हैं। तब जो है इस एरो के ऊपर ये जो रिएक्शन कंडीशंस फाइनली लिखी। इतना सारा काम करने के बाद हम लोग आते हैं कि हाँ भाई अब इस एरो के ऊपर ये रिएक्शन कंडीशन लिख सकते हैं, जो कि पॉसिबली काफी अच्छी कंडीशन है, नॉट नेसेसरली द बेस्ट। कुछ और दूसरा आदमी रिसर्च करके इससे भी अच्छी कंडीशन निकाल सकता है, लेकिन हाँ अंडर द फॉर दिस रिएक्शन दिस इज द बेस्ट कंडीशन। ओके, अच्छा ये तो सिंथेटिक केमिस्ट्री के बारे में बात बताई कि हम सिंथेसाइज कर रहे हैं।
बहुत से कंपाउंड लिक्विड क्रिस्टलाइन एज वेल एज नॉन लिक्विड क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है वो प्लांट से भी आइसोलेट कर सकते हैं। प्लांट मदर नेचर से बड़ा केमिस्ट, इंजीनियर या कोई दुनिया में है ही नहीं। हमारी नेचर में इतनी चीज है कि उस जो एक केमिकल रिएक्शन हम लोग महीनों में या सालों में करते, मदर नेचर सेकंड्स में जो तैयार कर देती है। मदर नेचर के बराबर तो केमिस्ट कोई है ही नहीं। तो आप लोग शायद ज़्यादातर विलेज बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा कि आपके चारों तरफ बहुत प्लांट्स और ये होते हैं और उनसे लाखों कंपाउंड निकाले गए हैं। करंटली अभी जो है करीब 2 करोड़ से ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स नोन है। तो जो वो प्लांट्स इतना बड़ा सोर्स है कि उससे सब कुछ अवेलेबल होता है और बहुत एफिशिएंट सिंथेसिस होता है। जैसे वोलेटाइल कंपाउंड्स और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स लाइक आई थिंक जो वेस्टर्न यूपी के हैं शायद जानते होंगे मेंथॉल। इस वेस्टर्न यूपी में शायद बहुत होता है। जब भी इधर आता हूँ तो मेंथॉल की स्मेल मुझे आती है। तो मेंथॉल है, थाइमोल है, कैम्फॉल, यूजीनॉल, बहुत सारी मेडिसिन। आप लोग अगर मेडिसिन की हिस्ट्री में बैक जाएं तो मलेरिया से जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लोग सफ़र कर रहे थे तो क्लोरोक्विन डिस्कवर की गई एक प्लांट से, सिंफोना से। मॉर्फिन पॉपी सीड से निकाली गई या पेनिसिलिन आइसोलेट की गई जिसके टोटल सिस्टम बदल दिया। little bit reduce the light and I think probably you can see more better. ओके तो ये सा डिस्कशन करेंगे बिकॉज आई बेसिकली ए केमिस्ट। तो केमिस्ट होने की वजह से हम आप लोगों को ये बताएंगे कि कैसे जो है ये वोलेटाइल कंपाउंड लाइक मेंथॉल, थाइमोल, कैम्फॉर ये सब जो है प्लांट से आइसोलेट होते हैं या कैसे जो है अदर कंपाउंड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा कैसे जो है आइसोलेट की जाती है लैब में। क्योंकि दिस इज माय एक्चुअली टॉपिक ऑफ माय पीएचडी वर्क एक्चुअली व्हेन आई वाज रियली स्टूडेंट एट टाइम। तो वोलेटाइल कंपाउंड्स में जो है mainly we call the extraction of essential oils and this is done by steam distillation। और steam distillation बहुत ही पावरफुल टेक्निक है वोलेटाइल कंपाउंड्स निकालने के लिए और बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है। एक फ्लास्क में जो है प्लांट मटेरियल ले लेते हैं। जैसे अगर मेंथॉल से आपके पुदीना से जो मेंथॉल निकालते हैं तो शायद बहुतों ने देखा भी होगा। तो बेसिकली लैब में क्या करते हैं कि लैब में जो है फ्लास्क में ये प्लांट मटेरियल या एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं, स्टीम अलग से जनरेट करते हैं और स्टीम इसमें पास करते हैं। तो कंपाउंड जो है वोलेटाइल होके स्टीम के साथ आता है जिसे कंडेंस कर लेते हैं और यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो वोलेटाइल कंपाउंड जैसे बहुत सारे आपके इत्र हैं और आपके गुलाब के, चमेली के, इनके सारे जो एसेंशियल ऑयल जिसे स्मेल फ्रेग्रेंस कहते हैं वो इस तरह के जो है कंपाउंड्स बहुत ही आसानी से आप लोग अपना गांव में भी निकाल सकते हैं मतलब। और इंडस्ट्रियल स्केल पे शायद आप लोगों ने देखा होगा जैसे ये मेंथॉल प्लांट है इस तरह का और ये आप सिंपल एक